तो मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा मिलिट्री टकराव शुरू हो चुका है। इस विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करेंगे इन्हीं सोर्सेस के आधार पर कि आखिर ये संकट कैसे और क्यों पैदा हुआ। 28 फरवरी 2026 ये वो तारीख थी जब एक कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री स्ट्राइक ने सीधे ईरान की लीडरशिप के दिल पर हमला किया और इसी के साथ दशकों से चला आ रहा जो शैडो वॉर था वो अचानक एक खुले डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो गया। और जैसे ही हमला हुआ, इसमें शामिल नेताओं ने तुरंत अपनी कार्रवाइयों को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इसे एक डिफेंसिव मूव बताया। उनका कहना था कि ये कदम उस हुकूमत को खत्म करने के लिए जरूरी था जिसे वो अपने अस्तित्व के लिए एक खतरा मानते थे। तो चलिए थोड़ा और डिटेल में चलते हैं और देखते हैं कि हमले के शुरुआती पलों में आखिर हुआ क्या था। ये एक जॉइंट मिशन था और इसके कोड नेम्स भी काफी दमदार थे। इजराइल की तरफ से इसे नाम दिया गया रोरिंग लायन और यूनाइटेड स्टेट्स ने इसे कहा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और देखिए, ये कोई एक जगह पर किया गया हमला नहीं था। ये एक साथ ईरान के कई बड़े शहरों पर हुए हवाई हमले थे। राजधानी तेहरान में टारगेट था पाश्चर डिस्ट्रिक्ट, मतलब वो इलाका जहां ईरान का पावर सेंटर है, प्रेसिडेंशियल पैलेस और सुप्रीम लीडर का कंपाउंड। इसके अलावा कोम, इस्फहान और दूसरे बड़े शहर भी निशाने पर थे। और फिर वो खबर आई जिसने पूरे रीजन को हिलाकर रख दिया। हमलों के कुछ ही घंटे बाद रिपोर्ट्स ने कंफर्म कर दिया कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी मारे जा चुके हैं। पर यह हमला सिर्फ सुप्रीम लीडर तक ही सीमित नहीं था। ईरान के कई टॉप मिलिट्री और पॉलिटिकल अधिकारी भी मारे गए। इनमें नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटरी, डिफेंस मिनिस्टर और IRGC के बड़े कमांडर शामिल थे। मतलब साफ था, ये ईरान की पूरी लीडरशिप को खत्म करने की एक सोची समझी कोशिश थी। एक ऐसा कदम जो पावर में एक बहुत खतरनाक वैक्यूम पैदा कर सकता था। इस हत्याकांड के बाद जो रिएक्शन आया वो फौरन था और बहुत ही खतरनाक था। इसने समझिए कि पूरे मिडिल ईस्ट को जैसे आग में झोंक दिया। ईरान का जवाब बहुत तेज और बड़े पैमाने पर आया। पहले ही दिन तेल अवीव और हाइफा पर मिसाइलों की बारिश हो गई। खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर एक साथ हमले हुए। इतना ही नहीं, साइप्रस में ब्रिटिश ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। और इसी बीच येमेन में हुतियों ने ऐलान कर दिया कि वो रेड सी में जहाजों पर अपने हमले और भी तेज कर देंगे। मतलब लड़ाई का दायरा बहुत तेजी से फैल गया। और इसका असर सिर्फ मिलिट्री तक ही नहीं रहा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक दांव खेला। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। अब इस एक कदम ने दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई को ठप कर दिया और ग्लोबल मार्केट्स में तो जैसे हड़कंप भी मच गया। और इस पूरे संघर्ष की एक भारी मानवीय कीमत भी थी। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के जो शुरुआती आंकड़े आए, उनके मुताबिक अमेरिका इजराइल के हमलों में ईरान के अंदर 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इन्हीं आंकड़ों में एक बहुत ही दर्दनाक घटना भी शामिल है जो दक्षिणी ईरान के मीनाब शहर की है। वहां एक लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर हवाई हमला हुआ जिसमें 148 लोगों के हताहत होने की खबर आई। ये घटना इस लड़ाई की जो भयानक सिविलियन कॉस्ट है उसका एक सिंबल बन गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब अचानक हुआ? नहीं। तो चलिए अब उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस खतरनाक लड़ाई की जमीन तैयार की। ये टाइमलाइन दिखाती है कि टेंशन आखिर बढ़ी कैसे। इसकी शुरुआत होती है 2018 में, जब अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर हो गया और कड़े प्रतिबंध लगा दिए। 2025 के आखिर तक आते आते ईरान में इकोनॉमी को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। फिर जनवरी 2026 में अमेरिका ने इस इलाके में एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेड़ा भेज दिया। और सबसे अजीब बात यह है कि हमलों से ठीक एक दिन पहले जो मध्यस्थ थे उन्होंने न्यूक्लियर बातचीत में एक बड़ी सफलता का ऐलान किया था। ऐसा लग रहा था कि शांति बस आने वाली है, पर अगले ही दिन सब कुछ बदल गया। इस सारे टेंशन के सेंटर में थी मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी। ये 2018 के बाद अमेरिका की एक स्ट्रैटेजी थी जिसमें ईरान की इकोनॉमी को बिल्कुल ठप करने के लिए बहुत सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। उम्मीद ये थी कि ईरान दबाव में आकर अपनी न्यूक्लियर और रीजनल पॉलिसीज पर दोबारा बातचीत के लिए मजबूर हो जाएगा। इन प्रतिबंधों ने ईरान में बहुत बड़ी आर्थिक मुश्किलें पैदा की, जिससे देश के अंदर भी अशांति बढ़ने लगी। इस लड़ाई का असर फौरन मिडिल ईस्ट से बाहर भी फैल गया और दुनिया भर से बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। जैसे ही ये खबर फैली, कई देशों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। पाकिस्तान के कराची में लोगों ने अमेरिकी कॉन्सुलेट पर धावा बोलने की कोशिश की, जिसमें 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। स्कार्दू में UN के एक ऑफिस को आग लगा दी गई। बगदाद और श्रीनगर में भी हजारों लोग सड़कों पर उतर आए।
ये सब इस पूरे रीजन में फैले गुस्से को दिखा रहा था। और ग्लोबल स्टेज पर भी दुनिया पूरी तरह बटी हुई नजर आई। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने कहा कि यह सेल्फ डिफेंस में उठाया गया कदम था। दूसरी तरफ रूस ने इसे डिप्लोमेसी के साथ धोखा बताया और चीन ने तो इसे ईरान की सोवरेनिटी का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन कहकर इसकी निंदा की। मतलब दुनिया की बड़ी ताकतें बिल्कुल आमने सामने खड़ी थी। लेकिन ये बंटवारा सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर ही नहीं था। खुद यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी इस एक्शन को लेकर एक जोरदार बहस छिड़ गई। अमेरिका के पॉलिटिकल लीडर्स के बयानों में ये मतभेद साफ दिख रहा था। कई रिपब्लिकन्स जैसे सेनेटर लिंजी ग्राहम इन हमलों की तारीफ कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ डेमोक्रेट राशिदा तलीब और यहां तक कि कुछ रिपब्लिकन्स जैसे थॉमस मैसी ने इसका जोरदार विरोध किया। उन्होंने इसे गैर जरूरी जंग बताया जो अमेरिका के ही हितों के खिलाफ थी। तो फिर अमेरिकी जनता का क्या सोचना था? हमलों के फौरन बाद एक YouGov पोल किया गया और उससे पता चला कि पब्लिक भी बंटी हुई थी, लेकिन विरोध करने वालों की तादाद थोड़ी ज्यादा थी। 45% लोगों ने इन हमलों का विरोध किया, जबकि सिर्फ 33% ने इसका समर्थन किया। ये दिखाता है कि ये एक्शन अमेरिकी लोगों के बीच भी कितना कंट्रोवर्शियल था। और आखिर में अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। उन्होंने सीधे ईरान की जनता से बात करते हुए सिर्फ मिसाइलें खत्म करने की बात नहीं की, बल्कि सीधे सीधे सत्ता बदलने यानी रिजीम चेंज का आह्वान किया। ये बयान इस लड़ाई के मकसद को लेकर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसने दाव को और भी कई गुना बढ़ा दिया। तो तेहरान में एक लीडरशिप वैक्यूम, पूरे रीजन में उथल-पुथल और एक बटी हुई दुनिया, इन सब के बीच ये संघर्ष एक बहुत ही अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। और इन सभी सोर्सेज का विश्लेषण हमें एक ही सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस बढ़ती हुई अफरा तफरी के बीच अब आगे क्या होगा?